जय बालाजी महाराज की जय। सभी प्रतियोगी छात्रों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, और मैं बालाजी महाराज से एक प्रार्थना करता हूं कि बालाजी महाराज आप सब पर, जितने भी यूट्यूबर हैं उन पर, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन पर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। तो प्यारे साथियों, हमारा चर्चा चल रही थी इतिहास पर, और इतिहास में हम 3 आक्रमणकारियों की चर्चा कर चुके हैं। पहला हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया, उसके बाद सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी ने किस प्रकार भारत को बुरी तरह से लूटा और अपार धन संपत्ति को लेकर गजनी वापस चला गया। अब यह चौथा आक्रमणकारी आया है, मोहम्मद गौरी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अविलंब, बिना विलंब किए हुए हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी की चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है। अब मोहम्मद गौरी के कुछ उपनाम हैं, उन उपनामों की चर्चा करें। मोहम्मद गौरी का एक अन्य नाम है मुइजुद्दीन बिन साम। यह मोहम्मद गौरी का उपनाम है मुइजुद्दीन बिन साम। और इसका एक अन्य नाम और है, जैसे मोहम्मद गौरी को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम है, प्यारे साथियों, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में इन अन्य नामों की चर्चा हो जाती है, शहाबुद्दीन महमूद। इसका एक अन्य नाम है शहाबुद्दीन महमूद। इनको मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है मोहम्मद गौरी के उपनाम क्या क्या हैं। तो मुइजुद्दीन बिन साम और शहाबुद्दीन महमूद, ये इसके उपनाम हैं। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी की बात है। इसमें क्या है, थोड़ी मैं चर्चा कर देता हूं कि भारत में 12वीं सदी में कुछ नए राजपूत वर्गों का उदय होता है। और वो राजपूत जो वर्ग थे उसमें आपसी कलह, द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे को नीचा झुकाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। ये भारत की उस समय की कंडीशन है, और इसी का फायदा होता है मोहम्मद गौरी को, और वो सफल होता है और अपने जो मकसद में कामयाब होता है। तो मैं उन की चर्चा करूंगा कि उस समय पर भारत में कौन कौन से राजवंश उदय हुए थे और आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो देखिए, दिल्ली में जो राजवंश है, दिल्ली में तोमर, गुजरात में गुजरात में चालुक्य वंश है। दिल्ली में तोमर, गुजरात में चालुक्य, और जबलपुर में कुलचुरी वंश। और जबलपुर के बाद आता है दिल्ली, गुजरात, जबलपुर। इधर है हमारे कन्नौज में है गढ़वाल वंश है, जयचंद गढ़वाल। और कन्नौज जैसे मालवा में तोमर, बुंदेलखंड
बुंदेलखंड में चंदेल, ये राजवंश भारत में उस समय पर उद्ग्रत हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, अजमेर, अजमेर में चौहान, अजमेर, अजमेर में, अजमेर में चौहान, चौहान वंश है। ये राजपूत वंश उदय हुए हैं 12वीं सदी के। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्हीं राजवंशों के साथ अब मोहम्मद गौरी आता है और आपस में इनकी फूट का फायदा उठाता है। किस प्रकार से शुरुआत करता है, तो वो सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आकर क्या करता है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। मुल्तान पर अधिकार, मुल्तान पर अधिकार करता है और सफल होता है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण है भारत में, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण है, प्रथम आक्रमण है मोहम्मद गौरी का भारत में। अब दूसरा आक्रमण करता है 1178 में गुजरात, गुजरात पर आक्रमण करता है। वहां का शासक है, गुजरात पर अटैक करता है, वहां का शासक है भीमदेव, भीमदेव सेकंड। अब भीमदेव सेकंड के द्वारा मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया जाता है और हरा दिया जाता है, भाग जाता है। तो मोहम्मद गौरी गुजरात से भाग जाता है, पलायन कर जाता है, उसे भीमदेव सेकंड के द्वारा बुरी तरह हराया जाता है। अब इन आक्रमणों के साथ साथ अब आपसी भारत में आक्रमण हो रहे हैं, आपस में संघर्ष हो रहा है, क्योंकि ये तो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर ही रही हैं। इसके साथ जैसे भारत में आपसी संघर्ष होता है, आपसी संघर्ष की बात करें, आपसी संघर्ष इनमें होता है 1182-83 में, 1182-83 में इनमें आपसी संघर्ष होता है। किस किस में होता है, ये होता है भीमदेव यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। इसमें पृथ्वीराज की पराजय होती है और इसकी जीत होती है। इस प्रकार आपस में एक दूसरे में संघर्ष भी चल रहे हैं और इसी फूट का फायदा उठाएगा अब मोहम्मद गौरी। तो प्यारे साथियों, इसे आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 1175 मुल्तान पर और गुजरात पर भीमदेव पर किया जाता है जब भीमदेव की होती है विजय। इस प्रकार आपसी संघर्ष भी चल रहे हैं। अब आइए आगे की चर्चा करते हैं। अगला आक्रमण कैसे होता है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया जाता है, तोमरों को पराजित कर दिया जाता है और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच एक घमासान लड़ाई होगी। तराइन का प्रथम युद्ध होगा और तराइन का दूसरा युद्ध होगा। उन दोनों युद्धों की क्या भूमिका है उस पर चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं। तो प्यारे साथियों, आपको सभी को नोट कर लेना है और बारीकी से पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो सिद्ध होगी। प्यारे साथियों, आपको बिना विलंब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए कि किस प्रकार अब होता क्या है कि मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज के साथ आमना सामना कब हुआ उसकी चर्चा करते हैं। कि दिल्ली के तोमरों पर
पृथ्वीराज ने अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर पृथ्वीराज का अधिकार हो जाता है। अब दिल्ली पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया, इसके बाद पृथ्वीराज जो है पंजाब की तरफ बढ़ता है। उधर पंजाब में गौरी बैठे हुए हैं, तो गौरी बैठा हुआ है वहां पर, तो उसकी भटिंडा में भेंट होती है। यानी दिल्ली के यानी पृथ्वीराज चौहान और गौरी की भेंट भटिंडा में होती है, जो आपस में संघर्ष का रूप ले लेती है। तो होता क्या है, इसी कारण इसमें पंजाब को वो भी जीतना चाहता है, उधर गौरी भी जीतना चाहता है, आपस में लड़ाई के लिए संघर्ष होता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध जो 1191। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। ये किस किस के बीच हो रहा है? ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में युद्ध होता है। अब इसमें पृथ्वीराज की जीत होती है और इसकी पराजय होती है। इस युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज के साथ गोविंद राज तोमर, युद्ध किस प्रकार से हुआ है, पृथ्वीराज के साथ गोविंद राज तोमर जाता है, जो उस समय दिल्ली का गवर्नर है। और दिल्ली का गवर्नर है गोविंद राज तोमर। गोविंद राज तोमर का भाला लगता है मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हो जाता है घायल और मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर गजनी वापस चला जाता है। तो यहां पर पृथ्वीराज की जीत हुई है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज अच्छी तरह से जीत हुई है, बुरी तरह खदेड़ा जाता है गौरी को। लेकिन अब तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज की हार होगी। उस हार के कारणों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, पृथ्वीराज की यहां पर जीत हुई है। अब तराइन का 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। अब दूसरे युद्ध में वही दोनों योद्धा आमने सामने आते हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज की यहां पर हार होती है और इसकी गौरी की जीत होती है। अब जीत के कारणों पर हम प्रकाश डालें तो हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे किन कारणों से पृथ्वीराज की हार हुई और तराइन के द्वितीय युद्ध में और गौरी की जीत हुई। तो इन कारणों पर प्रकाश डालें तो पहला कारण है पृथ्वीराज का जो सेनापति है, नंबर 1 सेनापति स्कंद अनुपस्थित। पृथ्वीराज की पराजय के ये कारण हैं कि पृथ्वीराज का जो सेनापति है स्कंद, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है उसमें अनुपस्थित है और एक सेनापति की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि पृथ्वीराज का विलासी जीवन, यानी प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज अपने विलासी जीवन में खो जाता है, अपनी पत्नियों के साथ रंग रैलियों में मदमस्त हो जाता है। परिणाम ये होता है कि इसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि ये युद्ध की कोई तैयारी नहीं करता है। इसे ये पता नहीं है कि मोहम्मद गौरी हार के गया है, तो हो सकता है वो दोबारा अटैक करे। तो इस कारण से ये इस पर युद्ध पर कोई ध्यान देता नहीं। सॉरी। तीसरी बात यह है, मोहम्मद गौरी युद्ध के लिए
प्रयास करता है, यानी कहने का मतलब ये युद्ध की तैयारी करता है, युद्ध की विशेष तैयारी, विशेष तैयारी। तीसरा कारण ये भी है, मोहम्मद गौरी अपने योद्धाओं को प्रशिक्षित करता है युद्ध के लिए, हारने के बाद द्वितीय युद्ध की तैयारी करता है, द्वितीय युद्ध की, ये कारण है। तो ये कुछ कारण थे कि पृथ्वीराज की पराजय क्यों हुई दूसरे युद्ध में और मोहम्मद गौरी की जीत क्यों हुई। अब प्रश्न उठता है कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई है। अब विद्वानों में यहां पर मतभेद है कि कुछ विद्वान बताते हैं कि पृथ्वीराज की हार के बाद यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा गजनी ले जाया गया है, वहां पर इसकी आंखों को फुड़वा दिया गया है, फिर वहां पर पृथ्वीराज की हत्या करवाई गई है, ये बताते हैं। और दूसरे विद्वान, दूसरे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया है, अजमेर में कुछ समय के लिए शासन किया गया है, शासन करवाने के बाद इन पर भ्रष्टाचार का यानी देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है और पृथ्वीराज की हत्या करवा दी जाती है, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने इतिहास की उन युद्धों के बारे में बताया है जो महत्वपूर्ण है हर परीक्षा की दृष्टि से। तो प्यारे साथियों, इन पर आपको ध्यान देना है। और आज हम पृथ्वीराज तक पहुंच गए हैं, कल हमारी चर्चा होगी जयचंद के साथ भी मोहम्मद गौरी का युद्ध होगा। जयचंद के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस जाएगा और फिर वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद कुतुबुद्दीन किस प्रकार से सत्ता स्थापित करेगा, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मन से देखेंगे और जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।